हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं राजन का सावधान आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने आ गए हैं, जो कि आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रसव एवं दुग्ध श्रावण, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन क्या होता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रसव एंड दुग्ध श्रावण, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। हमारे सामने है प्रसव। प्रसव को हम पार्चुरेशन या डिलीवरी भी कह सकते हैं, इसको डिलीवरी भी कहते हैं। तो जैसा कि है मनुष्य में जो शिशु का जन्म तकनीकी रूप से प्रसव या पार्चुरेशन कहलाता है। जो मनुष्य में जो शिशु के जन्म होने की जो प्रक्रिया है, उसको हम प्रसव, डिलीवरी या पार्चुरेशन कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि प्रसव कैसे होता है। प्रसव को स्रावित करने वाले हार्मोन्स कौन से हैं। वो हार्मोन है ऑक्सीटॉसिन। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन ही प्रसव की क्रिया को उत्तेजित करता है। अब प्रसव की प्रक्रिया में लेने वाले जो रिसेप्टर हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रसव शिशु जो है, इसकी जो प्रक्रिया, इसको आप देखिए। शिशु है, शिशु क्या उत्पन्न करता है। शिशु अधिवृक्क ग्रंथि, शिशु से अधिवृक्क ग्रंथि, शिशु में अधिवृक्क ग्रंथि उत्पन्न होती है, जिससे किसका स्राव होता है, जिससे एंड्रोजन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और जैसे ही इसका स्राव होता है, एंड्रोजन तुरंत एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है। एंड्रोजन एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है। जैसे ही एंड्रोजन का जो स्राव होता है, वो अपरा के संपर्क में आता है, प्लेसेंटा के संपर्क में आता है, तुरंत एंड्रोजन एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है। एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद में मैं इधर लिख रहा हूं। एंड्रोजन एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है जैसे ही एंड्रोजन अपरा के संपर्क में आता है, प्लेसेंटा जिसको कहते हैं, अपरा के संपर्क में आता है, तुरंत एंड्रोजन एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है। अब एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है, तो फिर यह संकुचन के कारण गर्भाशय यूट्रस में संकुचन के कारण, यूट्रस में जो मायोमेटेरियम है, जिसमें कि जो अपरा है, जो शिशु है, वो रहता है, उसमें संकुचन के कारण, गर्भाशयी संकुचन के कारण ये तुरंत ऑक्सीटॉसिन हार्मोन को रिलीज करता है। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन, जैसे ये एस्ट्रोजन तुरंत ऑक्सीटॉसिन हार्मोन को रिलीज करता है। एस्ट्रोजन तुरंत माँ के जो पीयूष ग्रंथि है, जो हाइपोथैलेमस में जो पीयूष ग्रंथि है, उसको सूचना देता है और तुरंत वह ऑक्सीटॉसिन बनाना प्रारंभ कर देती है। प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम है ऑक्सीटॉसिन। जो ये ऑक्सीटॉसिन तुरंत एस्ट्रोजन माता की पीयूष ग्रंथि को तुरंत सूचना देता है, और जो पीयूष ग्रंथि है वो ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स का स्रावण करने लगती है।
जैसे ही ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स का निर्माण होता है, तुरंत ही प्रसव की क्रिया पर प्रेशर पड़ता है, और जितना अधिक ही ऑक्सीटॉसिन को यह पता चलता है कि कोई उसका रिसेप्टर बन रहा है, ऑक्सीटॉसिन का जो स्राव है वो और अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि प्रसव की जो यूट्रस पर संकुचन होने लगते हैं, और इसके बाद ही संकुचन के कारण प्रसव की क्रिया संपन्न होती है। आपके एनसीईआरटी के बुक में जो लिखा हुआ है, आपने एनसीईआरटी की बुक को देखिए कि मानव में सगर्भता की जो औसत अवधि होती है, सगर्भता की जो औसत अवधि होती है वो 9.5 महीने, लगभग 9.5 माह, लगभग जो औसत सगर्भता की औसत अवधि होती है वो 9.5 माह होती है। एनसीईआरटी के अनुसार 9.5 माह होती है सगर्भता की औसत अवधि, जो होती है 9.5 माह होती है, जिसे हम गर्भावधि या जेस्टेशन कहते हैं, जिसे हम गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार, गर्भाशय जो होता है जिसमें उसमें जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है, जिसके कारण वो गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव, गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को शिशु का जन्म, प्रसव या पार्चुरेशन कहा जाता है। मैंने आपको लिखा कि मनुष्य में शिशु का जन्म तकनीकी रूप से प्रसव या पार्चुरेशन कहलाता है। अब प्रसव एक जटिल अंतःस्रावी क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है। कौन सी क्रिया विधि द्वारा? जिसको हम कहते हैं न्यूरोएंडोक्राइन, न्यूरोएंडोक्राइन कहते हैं, जिसको हम न्यूरोएंडोक्राइन कहते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है प्रसव प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा के उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचन को रोकते हैं, जिन्हें गर्भ उपछेदन कहते हैं। यह माता की पीयूष ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न ऑक्सीटॉसिन नामक हार्मोन के द्वारा उत्पन्न होता है, और जैसे ही ऑक्सीटॉसिन का जो स्राव अधिक होता है, वैसे ही जो गर्भाशय की जो एंडोमेटेरियम है वो सिकुड़ने लगती है, और मायोमेटेरियम के सहायता से जो शिशु है वो बाहर आने लगता है, और बाहर आने लगता है। जैसे ही यह क्रिया संपन्न होती है, तुरंत वह ग्रीवा नाल का जब मायोमेटेरियम जो यूट्रस है उसका जब मायोमेटेरियम सिकुड़ेगा, तब ग्रीवा नाल का जो स्थान होता है वो तो छोटा होता है, तब जब वो सिकुड़ेगा तो वो जो ग्रीवा नाल का जो स्थान है वो धीरे धीरे फैलने लगता है, जिसको कॉर्विक्स कहते हैं। रिलैक्सिन नामक हार्मोन जो होता है, यह गर्भ उसके दौरान जो कॉर्विक्स को चौड़ा करता है और शिशु बाहर आ जाता है। इसी क्रिया को हम प्रसव या पार्चुरेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दुग्ध श्रावण लैक्टेशन है। ये इसको आइए देखते हैं क्या होता है। सगर्भता के समय स्त्री की स्तन ग्रंथियों में अनेक बदलाव होते रहते हैं तथा स्तन ग्रंथियों में हुए भिन्नन के कारण यह सगर्भता की समाप्ति के आने पर दुग्ध प्रारंभ कर देती है। अब इसको मैंने लिखा हुआ इसकी डेफिनेशन को, शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का उत्पादन व श्रावण दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन कहलाता है। तो देखते हैं अब आवश्यकता क्या हो, दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन कहलाता है। और
यह प्रारंभ होता है, जब यह प्रसव की क्रिया प्रारंभ होती है, तो मानवीय जो दूध है, मानवीय दूध में पोषण के लिए पोषक पदार्थों का आदर्श संतुलन होता है। मानवीय दूध में पोषण के लिए पोषक तत्वों या पोषक पदार्थों का आदर्श संतुलन दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक निकलने वाला दूध प्रथम स्तन्य या खीस जिसको कहते हैं, खीस या कोलेस्ट्रम कहलाता है। जो आरंभिक कुछ दिनों तक निकलने वाला जो दूध है, मानवीय दूध है, उसको हम कोलेस्ट्रम खीस कहलाता है। अब बोलेंगे आप कोलेस्ट्रम क्या है? वही जो पीला जो गाढ़ा रंग का दूध होता है, उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह कहते हैं कि यह बच्चे के लिए एक इम्यूनिटी सिस्टम का कार्य करता है, एक प्रतिरक्षी का कार्य करता है। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है, आप अपने एनसीईआरटी के बुक को पढ़िए और इसके बाद में इसको रिवीजन करिए, जिसमें कई प्रकार के जो कोलेस्ट्रम कहलाता है, मतलब कि आरंभिक कुछ दिनों तक निकलने वाला जो दुग्ध है उसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। पीला गाढ़े कलर का होता है, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होते हैं। और जन्म के बाद कुछ दिनों तक स्तनपान कराने के लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि जन्म के कुछ दिन बाद तक शिशु को स्तनपान कराया जाए, जिससे कि उसकी जो बॉडी में जो प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडी हैं, जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो उसको पूर्णतया मिल सके। तो इसी तरीके से मैं अपने क्लास को एंड करता हूं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।